हेलो फ्रेंड्स। महिला सुपरवाइज़र 2024 के पोषण और स्वास्थ्य के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। तो ये हम जानते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण का दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं। फिर उसमें आता है टीका। टीका का यह क्या होता है? टीका लगाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है? हमें इम्यूनिटी प्रदान करना, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो आज हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। टीका का हमारा लक्ष्य क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करना। इम्यूनिटी हमें ब्लड से प्राप्त होती है। ब्लड से भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? WBC से। इम्यूनिटी जो होती है हमें WBC से प्राप्त होती है। हमारे शरीर में 4000 से 11000 तक WBC पाई जाती है 0.001 ml के सैंपल में। फिर हम जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है ना। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। बहुत सारी कोशिका से मिलकर टिश्यू बनते हैं और बहुत सारी टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन यानी अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारा अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर हमारी शरीर या बॉडी बनती है। फिर आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है ना। अभी हमने बताया कि जो हमारा रुधिर है वही क्या है? ऊतक है ना, यह टिश्यू है। फिर आता है pH मान। ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। pH स्केल में अगर जो pH स्केल होता है हम उसको जानते हैं, अगर 0 से 7 तक वैल्यू होती है तो वो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, और अगर 7 से 14 तक की वैल्यू होती है तो वो क्षारीय होता है। अगर 7 ही होता है तो वो उदासीन होता है। ये हमें पता है। फिर वजन कितना होता है? 7% ऑफ बॉडी वेट। हमारे शरीर का 7% हमारे बॉडी का क्या होता है? वजन होता है। काय का? ब्लड का। फिर आती है बारी आयतन की। ब्लड का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। फिर pH स्केल के बारे में भी बताया कितना कितना होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है pH स्केल को, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी pH स्केल की खोज? सोरेनसन ने 1909 में। अब आती है बारी रक्त की। रक्त कैसे बनता है, मतलब कितने भागों से मिलकर बनता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि रक्त 2 भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और कोशिका, या उसी को कणिका बोला जाता है। ये 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लाज्मा कैसा होता है? ये तरल होता है। ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा है। ये पीले रंग का होता है और हमारी रक्त में 55% मात्रा में पाया जाता है। फिर कोशिका या कणिका, ये कैसी होती हैं? ठोस होती हैं और लाल रंग की होती हैं, और हमारे रक्त में 45% मात्रा में पाई जाती हैं। फिर आती है बारी वही इसके संगठन की। हमें पता ही है 2 टाइप के होते हैं रक्त, प्लाज्मा और कोशिका या कणिका। प्लाज्मा का संगठन देखेंगे हम। ये इसमें 92% जल होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और 1% नमक और खनिज होता है। 7% प्लाज्मा प्रोटीन में क्या? एब्लुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन होता है। ये सब क्या होते हैं? रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। क्या क्या? एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन। फिर जो हमारी नसें होती हैं, रुधिर वाहिनी में रक्त थक्का रोधी पदार्थ हेपेरिन होता है। हमारी नसों में क्या होता है? थक्का रोधी पदार्थ हेपेरिन होता है, जिससे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर 1% में क्या? नमक और खनिज होता है। खनिज में क्या क्या आ जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सब क्या हैं? खनिज हैं। ये हमारे रक्त में पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। फिर नसों में रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता है? हेपेरिन के कारण नहीं बनता है, और हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। नसों में रक्त का थक्का जमने में कौन सा अंग
अंग रोकता है वो लीवर रोकता है। ठीक है, नसों में थक्का जमने में कौन सा अंग रोकता है, कौन सा अंग रोकता है, लीवर रोकता है। फिर प्लाज्मा के कार्य देखेंगे। शरीर में प्लाज्मा रक्त के बहने में सहायक होता है, क्योंकि ये तरल होता है इसलिए ये रक्त के बहने में सहायक होता है, यह इसका मुख्य कार्य है प्लाज्मा का। फिर रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कौन, प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा का रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो वो होता है बिलिरुबिन के कारण। और बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है ना। ये कौन से अंग के कारण प्लाज्मा पीला होता है, अब प्लाज्मा पीला कौन से अंग के कारण होता है, तो वो होता है यकृत के कारण, यानी कि लीवर के कारण, है ना। तो इतना याद रखें और नोट कर लें। फिर आती है बारी कोशिका या कणिका की। कोशिका और कणिका में पहला आता है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स। इनका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइड। अब इरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन, है ना। और फीमेल में कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन, और मेल में होती है 5 से 5.5 मिलियन। ये है इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की संख्या। फिर ल्यूकोसाइट की 4000 से 11000 तक होती है और थ्रोम्बोसाइट की 1.5 लाख से 4.5 लाख तक की होती है। फिर रोग क्या होता है आरबीसी से, अगर आरबीसी कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है, और अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी से रोग कौन सा होता है, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गए तो बार बार बीमार होंगे, और डब्ल्यूबीसी थोड़ा ज़्यादा हो गए तो ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा हो गए तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। फिर प्लेटलेट्स के रोग क्या क्या हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो रक्त का स्त्राव बढ़ जाता है ना। ये प्लेटलेट्स का कार्य ही, अगर प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगी तो रक्त का स्त्राव बढ़ जाएगा, और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गई तो खून गाढ़ा होने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक यानी कि थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये प्लेटलेट्स के कारण होती है हार्ट अटैक। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो रक्त का थक्का जमने लगेगा। ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर और बॉडीगार्ड भी कहते हैं, अंगरक्षक। फिर इनका अनुपात क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स का। आरबीसी का होता है 600, डब्ल्यूबीसी का 1 और प्लेटलेट्स का 40। यहाँ तक समझ आया। फिर आती है बारी आरबीसी की। अब हम जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। रेड ब्लड सेल यानी हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन से बना होता है, और हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन के स्रोत हमें आयरन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, हरी सब्जी से प्राप्त होते हैं, खजूर से प्राप्त होता है, गुड़ से प्राप्त होता है। आयरन कहलाती है, केंद्रीय धातु भी कहलाती है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, और ये हमें रेड रंग यानी लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml के सैंपल में, और फीमेल में 12 से 15 ग्राम और मेल में 13 से 16 ग्राम। फिर आती है बारी रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। हेम जहाँ भी आया मतलब कि उसका इससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। फिर हीमोफिलेरिया किससे रिलेटेड रोग है, ये रक्त से संबंधित रोग है। इसको शाही बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक रानी को हुई थी, और फिर रानी से लेके उसके बच्चे को, फिर बच्चे से बच्चे को, बच्चे से, मतलब कि ये सिर्फ रॉयल डिसीज़ जिसको बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ वहीं देखी गई थी, इसलिए इसका नाम, मतलब रानियों के महल में ही देखी गई थी,
इसलिए इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं, हीमोफिलेरिया को। फिर हीमोग्लोबिन की संख्या ब्लड में कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml के सैंपल में। फिर हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना ताकि ऊर्जा मिल सके। फिर हीमोग्लोबिन अपने ऊपर कितने अणुओं को बिठाता है? 4 अणुओं को, 4 अणुओं को बिठाता है। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दीजिएगा। 1 यूनिट हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अणु जुड़े रहते हैं? अभी बताया हमने 1 यूनिट हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन अणु जुड़े होते हैं, है ना। फिर 1 यूनिट हीमोग्लोबिन में से कितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं? अब परमाणु, अणु की बात आई तो 4 थे, अब परमाणु कितने हो गए? परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 4 6 8, मतलब 1 यूनिट हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं? 8। फिर हीमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कितनी गुना? 300 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड से है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से है, ठीक है। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे चढ़ने पर क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का रंग कैसा? लाल लाल दिखता है, मतलब कि उनकी बॉडी एकदम रेड रेड दिखती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? आरबीसी की संख्या कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्विअवतली बाय कॉनकेव होता है ना। केंद्रक, इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, इसलिए इसे लाल रक्त कणिका बोलते हैं, ना कि कोशिका। ये याद रहेगा कि आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इसलिए इन्हें कणिका कहा जाता है, ना कि कोशिका। फिर अपवाद ऊँट और लामा। ऊँट और लामा ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फिर आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है ना, 120 दिन या 4 माह भी बोल सकते हैं, और WHO के अनुसार 70 साल भी बोल सकते हैं। फिर आरबीसी की उत्पत्ति रेड बोन मैरो में हुई थी। ये लॉन्ग मैरो यानी लंबी हड्डी भी बोला जाता है इसको, है ना, लाल अस्थि मज्जा। फिर भ्रूणी अवस्था, मतलब कि 8 वीक के बेबी में ये यकृत में मतलब उत्पन्न हो जाता है, वो रहता है, और स्पीन में। फिर इसका आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? पीला है, या तिल्ली या स्पीन जिसको बोलते हैं। स्पीन में कितना? 450 ml ब्लड स्टोर रहता है ना। इसे मानव शरीर का रक्त कोष भी कहते हैं, स्पीन को। स्पीन 90 दिन में फिर से भर जाता है, मतलब अगर अपन स्पीन से 450 ml ब्लड निकाल लें तो उसको भरने में कितना टाइम लगता है? 90 दिन लगता है। इतना समझ आया। अब आते हैं अपन WBC में। वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4000 से 11000 0.001 ml के सैंपल में। क्या होता है ये? इसे शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, और शरीर का अंग रक्षक यानी बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। कार्य क्या है इसके? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कौन? वाइट ब्लड WBC। आकार कैसा रहता है? अनियमित रहता है, अमीबा के आकार का होता है। केंद्रक होता है इसमें, WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक होता है। फिर WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। उत्पत्ति वही अस्थि मज्जा से होती है। भ्रूणी अवस्था 2 वीक के बेबी में यकृत और पीला में होती है ना, भ्रूणी अवस्था इसकी। और WBC का कब्रिस्तान कौन है? रक्त है। और RBC का कब्रिस्तान क्या है? यकृत और पीला, है ना। फिर WBC के प्रकार। WBC के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो बेसोफिल में कितने केंद्रक होते हैं? 2 या 3 केंद्रक होते हैं। इयोसिनोफिल में 2 केंद्रक होते हैं। न्यूट्रोफिल में बहुकेंद्रीय होता है ये, या PNCB यानी कि पॉलीन्यूक्लिड सेल भी बोला जाता है इसको। मोनोसाइट में 1 केंद्रक होता है, और लिम्फोसाइट में भी 1 केंद्रक होता है। अब आती है बारी इसके परसेंटेज की। सबसे अधिक कौन होता है? अधिकतम
न्यूट्रोफिल पाया जाता है 60 से 70%। सबसे कम यानी न्यूनतम क्या पाया जाता है? बेसोफिल 0 से 1%। और फिर सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? मोनोसाइट है। और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। ये 25% होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5% होती है और इयोसिनोफिल 2 से 4% होता है। कहना चाहिए सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी है? WBC, फिर RBC, फिर प्लेटलेट्स। रक्त कोशिका बोले तो, है ना, सबसे बड़ी है WBC, फिर RBC, फिर प्लेटलेट्स है। तो यहाँ वही क्वेश्चन दिए हैं कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका WBC है, सबसे छोटी रक्त कोशिका प्लेटलेट्स है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट है और सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका लिम्फोसाइट है। ये ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं साइज के बारे में। RBC का साइज या इरिथ्रोसाइट इसको बोला जाता है, उसका साइज होता है 6.5 से 8 μm। और WBC के साइज में बेसोफिल का साइज होता है 12 से 15 μm, इयोसिनोफिल का होता है 12 से 15 ही, और न्यूट्रोफिल का भी 12 से 15 μm। लिम्फोसाइट का होता है 6 से 18 μm और मोनोसाइट का होता है 12 से 20 μm और प्लेटलेट्स का होता है 2 से 4 μm। ठीक है। फिर यहाँ बेसोफिल और इयोसिनोफिल ये निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं और न्यूट्रोफिल जो होते हैं सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया। और ये जो होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये विषाणु होते हैं। ये क्या होते हैं? विषाणु होते हैं। मतलब कि वायरस जो शरीर के बाहर मृत और शरीर के अंदर सजीव हो जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं बेसोफिल के कार्य। यह मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह सबसे पहले संक्रमण को पहचानता है तथा एक रसायन हिस्टामिन बनाता है जो इयोसिनोफिल को उत्प्रेरित करता है। समझ में आ गया? मतलब ये जो बेसोफिल होता है ये निर्जीव वस्तुओं से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह सबसे पहले संक्रमण को पहचानता है तथा एक रसायन हिस्टामिन बनाता है ना, एक हिस्टामिन बनाता है जो फिर वो जो इयोसिनोफिल को दे देता है। फिर इयोसिनोफिल क्या करता है? यह मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं से एलर्जी उत्पन्न करके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इयोसिनोफिल क्या करता है? यह निर्जीव वस्तुओं से एलर्जी उत्पन्न कर देता है और हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि इयोसिनोफिल की अधिकता से हमें इयोसिनोफिलिया रोग हो जाता है, जैसे बार बार सर्दी जुकाम होना। मतलब एलर्जी के कारण अगर हमें बार बार सर्दी जुकाम है तो वह लक्षण है काय के? इयोसिनोफिलिया के। फिर आती है बारी न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल क्या करता है? यह मुख्यतः शुद्ध सजीव बैक्टीरिया यानी कवक, प्रोटोजोआ से कोशिका भक्षण या कोशिका पिनत्व करके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि यह जो सजीव होते हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वो उसको कोशिका में भक्षण करके हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। माना कि कोई वायरस आया तो वो क्या करेगा? एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा, की लॉक रिलेशन बनाएगा और वो वायरस को ख़त्म कर देगा। फिर आती है बारी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की। तो मोनोसाइट क्या करता है? एंटीजन यानी कि किसी वायरस को साइटोकाइन की मदद से लिम्फोसाइट तक भेजता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? फ्री एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और फिर मेमोरी एंटीबॉडी बनाता है ना। फिर मेमोरी एंटीबॉडी बनाने के बाद कीरोक्लेशन बनाता है और वायरस को ख़त्म कर देता है। जो मेमोरी एंटीबॉडी है इसी की सहायता से हम वैक्सीन बना पाते हैं। ठीक है। ये भी एक रसायन क्या? साइटोकाइन बनाता है। फिर आते हैं लिम्फोसाइट के कार्य। लिम्फोसाइट के कार्य मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? वायरस को किल करता है। उत्पत्ति कहाँ होती है इसकी? रेड बोन मैरो में। इसकी भी कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में।
विकसित कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट कहाँ विकसित होता है? थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, अब बारी आती है टीका की। टीका क्या होता है? पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बना था, जिसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कब बनाया था? 1796 में। 1796 में एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था, इसलिए इसे टीकाकरण का जनक या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मेमोरी सेल का जीवन काल कितना होता है? लाइफ टाइम होता है। ये मेमोरी सेल जो होती हैं उनका जीवन काल जो होता है लाइफ टाइम का होता है। फिर आती है कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। कोवैक्सीन में कैसा वायरस पाया जाता है? मृत वायरस पाया जाता है। और कोविडशील्ड में क्या होता है? कमज़ोर विषाणु पाया जाता है। कोवैक्सीन को किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने। और कोविडशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोवैक्सीन की स्थापना 1996 में हुई थी और कोविडशील्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। कोवैक्सीन का हेडक्वार्टर हैदराबाद है। CEO कृष्णा एल्ला जी हैं। अध्यक्ष भी कृष्णा एल्ला जी हैं। और कोविडशील्ड का हेडक्वार्टर पुणे में है। CEO आधार पूनावाला है। अध्यक्ष साइरस पूनावाला है। तो टीका जो है कैसे बनाया गया? टीका को बनाने के लिए वायरस को कमज़ोर और इंजेक्ट किया बॉडी में। जो कैसा रहता है? वो वायरस कमज़ोर और मृत रहता है, मतलब कि वो हमारी बॉडी में डाला जाता है वायरस को। टीका बनाने के लिए पहले वायरस को पकड़ा जाता है, मतलब कि जो जीवित वायरस होता है उसको लाया जाता है, फिर उसको मृत और कमज़ोर किया जाता है या डेड किया जाता है, वो हमारे शरीर में दिया जाता है। फिर जो मोनोसाइट होती है वो साइटोकाइन की मदद से लिम्फोसाइट को भेजती है वायरस को। फिर वो फ्री एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और मेमोरी एंटीबॉडी बनाता है, जिससे हमें वैक्सीन बनाई जाती है। किससे? मेमोरी एंटीबॉडी से। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा प्लेटलेट्स क्या होती हैं और इसके आगे के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।